प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। तो अनुस्वार के बारे में पहले समझ लेंगे। तो बच्चों, जो हम अंक की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर अंक की मात्रा कह देते हैं, वो दरअसल अनुस्वार है। और जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, वो अनुनासिक है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसके अनुस्वार के बारे में समझ लेते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका उच्चारण नाक से होता है, यानी जब हम इसकी आवाज़ निकालते हैं, इसकी ध्वनि को उच्चारित करते हैं, तो हम इसमें नाक का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, चंचल, चंचल, शंकर, बंदर, गंगा। तो आप इनका उच्चारण करके देखिए, आपको लगेगा कि आपके नाक का प्रयोग करके आप इन शब्दों को उच्चारित कर पा रहे हैं। ये व्यंजन का गुण है। देखो बच्चों, इसे व्यंजन का गुण क्यों कहा गया है? इसे व्यंजन का गुण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है जो पंचम वर्ग होता है, पंचम वर्ण होता है हमारे, हमने व्यंजन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने 5 वर्गों के बारे में आपको बताया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन वर्गों के जो अंतिम वर्ण होता है, जो पंचम वर्ण होता है, जो इस तरह से होते हैं, ग, य, ण, न और म। इनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि ये जो अक्षर हैं ये व्यंजन में आते हैं, इसीलिए इसको व्यंजन का गुण कहा जाता है। इसका प्रयोग करने का एक नियम होता है। उस नियम की जानकारी हम आगे आपको देंगे। अभी इसको देखिए, अभी हम जान लेते हैं थोड़ा सा अनुनासिक के विषय में। तो बच्चों, अनुनासिक या चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और यह स्वर का गुण है, जैसे आँख, चांद, मुंह, गाँव। और ये जो चिन्ह है अनुनासिक या चंद्रबिंदु जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत भाषा में अगर कहीं पर अनुनासिक का हम उच्चारण करते हैं तो उसके लिए भी अनुस्वार का ही चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के उच्चारण में अंतर क्या है। अब देखिए बच्चों, जैसे हम सामान्य देखेंगे तो हम कहेंगे कि अनुस्वार और जो अनुनासिक है, इन दोनों के उच्चारण में जो अंतर है, ये बहुत हल्का सा अंतर होता है। आप जब इसे स्वयं बोलेंगे तो आप इसके उच्चारण के अंतर को समझ पाएंगे। चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द मैं लिख रही हूँ, ये शब्द है। अब देखिए, इस शब्द में मैं ये अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस शब्द का उच्चारण क्या हो गया? इसका उच्चारण हो गया हंसमुख। हंसमुख, हंसमुख यानी कि जो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, हमेशा खुश रहता है, उसे हम हंसमुख कहते हैं। अब इसी शब्द को देखिए, यदि मैं इस शब्द में यदि मैं अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर देती हूँ तो हम इसे पढ़ेंगे हंसमुख। हंसमुख यानी जिसका मुख हंस के समान है। तो आपने देखा ना, एक छोटी सी मात्रा से कितना अंतर पड़ गया। इसके उच्चारण में भी अंतर आ गया और इसके अर्थ में भी अंतर आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जैसे ये हंसमुख है, हंस, यहाँ पर हम इसका जो उच्चारण कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हंस, यानी जो ये अनुनासिक है, इसका कम उच्चारण आ रहा है। और हंस मुख में
जो न का उच्चारण आ रहा है वो दीर्घ आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये इन दोनों के उच्चारण में अंतर होता है। इसको आप अन्य उदाहरणों की सहायता से भी देखिए और समझिए और उच्चारित कीजिए, तब आपको इसको समझने में ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके जो पंचम वर्ण के स्थान पर जो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं उसका नियम जानते हैं कि वो किस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो पंचम वर्ण हैं वो हमारे व्यंजन के पांचों वर्गों के पंचम वर्ण हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ये जो शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पर ये क वर्ग के साथ अनुस्वार का प्रयोग जहाँ पर हुआ है वो शब्द हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए शंकर, शंकर में जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो क अक्षर से ठीक पहले हुआ है। यहाँ पर हम क के साथ अनुस्वार का प्रयोग देख रहे हैं। ये शंख में हम शंख से ख से ठीक पहले अनुस्वार लगा है, तो यहाँ पर ख के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। गंगा में ग के साथ अनुस्वार का प्रयोग है और कंघी में घ के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए, ये जो चारों अक्षर हैं ये क वर्ग के अक्षर हैं। अब क वर्ग का जो अंतिम वर्ण या पंचम वर्ण है वो होता है ग। तो ये जो ग की आवाज़ है, ग की ध्वनि है, इसी को हम अनुस्वार के रूप में इन चारों अक्षरों पर के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण में भी दिए गए हैं। अब देखिए, इस जो शंकर है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर हम यह इसको ऐसे करके देखें, शंकर, यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग न करके ग अक्षर को लिख दिया है, तो ये ग अक्षर यहाँ पर आधा आएगा, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको अगर हम इस अक्षर को न लिखना चाहें तो इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से शंख को देखिए, तो शंख को हम कैसे लिख सकते हैं, ये श हो गया, फिर हम यहाँ पर ग लिखेंगे, इसका आधा उच्चारण है इसलिए हलंत इसके नीचे, और फिर हम लिखेंगे ख। आप अगर बहुत पुरानी जो हिंदी की पुस्तकें थी या संस्कृत में प्राचीन समय में जो संस्कृत भाषा के जो लिखने की होती थी, वहाँ पर अनुस्वार की जगह इस तरह से ग अक्षर का ही प्रयोग होता था। लेकिन धीरे धीरे हिंदी में अनुस्वार को ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने लगा और इसका प्रयोग अब आपको नई जो पुस्तकें हैं वहाँ पर ये जो शब्द हैं इस तरीके के कम ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ये है गंगा, तो गंगा के साथ भी इसी तरीके से गंगा, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इसी तरह से हमारा आ जाएगा कंघी, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी ये जो यहाँ पर ये जो अनुस्वार के लिए ये जो पंचम वर्ण था, इसी को इस तरीके से शंकर, शंख, गंगा और कंघी के लिए प्रयोग किया गया। इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो च वर्ग को देखते हैं। ये देखिए, ये च वर्ग के शब्द हैं। तो च वर्ग में भी आप देखोगे यहाँ पर ये शब्द है चंचल, ये जो है यहाँ पर च के साथ अनुस्वार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पंछी में छ के साथ, कंजूस में ज के साथ और झंझट में झ के साथ। और इनका पंचम वर्ण कौन सा है? इनका पंचम वर्ण है य। तो ये जो पंचम वर्ण है य, इसी को यहाँ पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया गया है। अब ये देखिए, चंचल को हम दूसरे तरीके से, यदि हम इस पंचम वर्ण का प्रयोग करें तो कैसे लिखेंगे इसे? चल। आपने देखा भी होगा इस तरह से, कभी कभी पुरानी पुस्तकों में इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं लिखूंगी पंछी,
तो पंछी फिर मैं कैसे लिखूँगी, इस तरीके से ये अनुस्वार का प्रयोग करूँगी और इसके आगे इस तरीके से ची, पंछी। तो यहाँ पर ये जो पंचम वर्ण है इसका आधा अक्षर ही प्रयोग होता है और इसीलिए इसको इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और इसके स्थान पर हम आप इसी तरीके से कंजूस और झंझट को भी स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम अगले वर्ग पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे ट वर्ग के वर्ण हैं। तो जैसे यहाँ पर घंटी है, घंटी में ट के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, कंठ में ठ के साथ, ठंडा में ड के साथ, और मंडूक यहाँ पर भी ड के साथ। ये थोड़ा सा एक उदाहरण जरा यहाँ पर फिर से ड का ही आ गया है, यहाँ पर हम कोई ढ का अक्षर भी ले सकते थे। और इनका जो अंतिम वर्ण आता है ये आता है ण, इसको यहाँ पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आप इसका प्रयोग देखिए, आपने इन शब्दों को आपने कई जगह देखा होगा। जैसे घंटी को आपने इस तरह से भी लिखा हुआ देखा होगा, घंटी। यहाँ पर अनुस्वार की जगह ण आधा अक्षर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कंठ, तो कंठ को कई जगह इस तरह से भी लिखा जाता है, या ठंडा। तो यहाँ पर क्या किया है, ये ण का आधा अक्षर का प्रयोग किया है और इसी को हम इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको केवल लिखने का तरीका भिन्न है। तो इस तरीके से हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब अगले वर्ग में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है उसी प्रकार से यहाँ पर ये त वर्ग है। त वर्ग में यहाँ पर जो पहला शब्द है संत, संत में त के साथ अनुस्वार का प्रयोग है, पंथ में थ के साथ, बंदर में द के साथ, धंधा में ध के साथ, और यहाँ पर आनंद में न के साथ ही न का प्रयोग है। और इसका अंतिम वर्ण भी न है और इस न को ही हम यहाँ इन शब्दों में अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे आप ये संत है, यहाँ पर आपने आधा न की जगह ये अनुस्वार का प्रयोग है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये दोनों ही शब्द शुद्ध होते हैं। तो अब देखिए, पंथ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बंदर को आपने इस तरह से लिखा हुआ भी देखा होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप भी देखिए कि धंधा को भी लिखिए, आनंद को भी लिखिए, और देखिए आप भी देखिए कि आप किस तरह से अनुस्वार की जगह अंतिम वर्ण का प्रयोग आधे अक्षर के रूप में करके भी इन शब्दों को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला और अंतिम वर्ग है हमारा प वर्ग। यहाँ पर प वर्ग में देखिए, चंपा में प के साथ अनुस्वार का प्रयोग है, गुम्फित में फ के साथ है, संबंध में ब के साथ है और संभव में भ के साथ है। और इसका जो अंतिम वर्ण है वो है म। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चंपा, आप यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण देखिए, म के कारण म का उच्चारण आ रहा है, चंपा। तो यहाँ पर जो आधा वर्ण प्रयोग होगा वो इस तरह से होता है, चंपा अनुस्वार की जगह। और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका गुम्फित। तो आप भी अगले दो शब्दों को आप स्वयं लिखिए और बनाइए और इस के नियम को प्रयोग करने की कोशिश कीजिए आप भी। और देखिए आप मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि इसका नियम क्या होता है अंतिम वर्ण के साथ। इसके अलावा बच्चों ये जो अनुस्वार है, ये जैसे हमारे पास शब्द होते हैं, हमारे पास जैसे य है, य एक अक्षर है और वो है, वो हमारे पास अक्षर है य। और एक मिनट में लिख देती हूँ इसे, वो। अगर ये किसी शब्द में आते हैं, ये अक्षर आते हैं य और वो, और ये अंतिम वर्ण के रूप में आते किसी शब्द में, तो इनके ऊपर यदि
अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण म होता है। जैसे आप देखेंगे स्वयं, तो यहाँ पर य अंतिम वर्ण के रूप में इस शब्द का अंतिम वर्ण है और यहाँ पर इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण म के रूप में होता है, न के रूप में नहीं होता है। ऐसे ही व में भी होता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर एवं, तो एवं में भी हम इसका उच्चारण यहाँ पर म के रूप में करते हैं। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।